हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि प्रायिकता होता क्या है, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो हमारे प्रायिकता चैप्टर के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रायिकता की बात करते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी घटना के होने किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता या संभाविता भी कहते हैं, यानी किसी घटना के होने की जो संभावना होती है ना, उसी को प्रायिकता कहते हैं। जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं कि हो सकता है कल वर्षा हो, तो हम लोग यहां पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल वर्षा हो, है ना जी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल वर्षा हो, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो वही इसकी जो इसका संख्यांक में जो मान होगा, इसका जो संभावना होगी, वही इसकी प्रायिकता कहलाएगी। कितना चांस है कि कल वर्षा होगी, वही इसकी क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी, ठीक है। जैसे मैं एक सिक्का लेता हूं, अब सिक्के पे आप देखते हैं एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल। आप कहोगे कि आप उछालोगे ना तो हो सकता है हेड आएगा, तो हेड आने का चांस जितना है उतना टेल आने का भी चांस है। जरूरी नहीं है कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है ना। तो हेड आने का 50% चांस है और टेल आने का भी 50% ही चांस है। तो ये जो 50% जो देख रहे हैं, यही इसकी क्या कहलाती है, संभावना, प्रायिकता। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 50/100, काट दोगे 1/2, तो 1/2 हेड आने की प्रायिकता हो गई, समझ गए ना। ऐसे तो आप क्लास 10th में 9th में प्रायिकता पढ़े ही हैं किस तरह से। तो हम लोग कुछ उनसे रिलेटेड परिभाषाओं को भी यहाँ इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे तरीके से क्लास 12th में प्रायिकता समझ में आएगी। तो यानी किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है ना, उसी को हम लोग उसकी प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। अब प्रायिकता की शुरुआत कैसे हुई, तो 18वीं सदी में जब लोग जुआ खेलते थे तो उस समय वो हार जाते थे, है ना। वो हार जाते थे, अधिकतर लॉस होता था उनको। तो उनको तो भाई वो जुएड़ी हैं, उनको इसको लेकर बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी। ऐसे उस टाइम में बड़े बड़े लोग ही जुआ खेलते थे और वो हार जाते थे। तो इसको लेकर, ये जुआ में जब ये हार जाते थे तो इसी समस्या को लेकर महान गणितज्ञों के पास गए। जैसे आपके पास्कल थे, गैलीलियो हुए, बर्नौली, आयलर, इन सब के पास ये अपनी समस्या लेके गए और इसी समस्या का निदान प्रायिकता से हुआ और उसी से प्रायिकता की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में भी हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पास्कल और बर्नौली के बारे में हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड प्रमेय हैं और उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सोचो ये एक चैप्टर ऐड कैसे हुआ, जब उस समय लोग जुआ खेलते। अब तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है ना प्रायिकता का। अब विज्ञान के भी क्षेत्र में उपयोग होने लगा है, विज्ञान में हो रहा है, अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्री इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत बृहद रूप से आजकल प्रायिकता का उपयोग होने लगा है, हर क्षेत्रों में प्रायिकता का उपयोग होने लगा है। संभावना, मौसम विभाग वाले भी संभावना पहले ही व्यक्त कर देते हैं, तो वहां भी प्रायिकता का उपयोग हो रहा है। चलिए अब हम लोग प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि वह प्रक्रिया जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, सुपरिभाषित
परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रयोग कहलाते हैं, या प्रयोग कहलाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, तो उसे हम लोग प्रयोग कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैं एक लूडो के गोटी, जिसे हम लोग डाइस कहते हैं, डाइस को मैं उछाल रहा हूं। ठीक है, एक पासे को उछाल रहा हूं, तो जब एक पासे को उछालूंगा तो वहां ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उछाले और उछालने पे वहां सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होंगे ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही सब ना आएगा जी, इनमें से ही कुछ आएगा। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रयोग कर रहे हैं पासे को उछालना, ये आपका एक प्रयोग कहलाएगा। पासे को उछालना क्या है, आपका एक प्रयोग है। और ये कैसा प्रयोग है, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं पता चलेगा क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के प्रयोग को हम लोग यादृच्छ प्रयोग कहते हैं, यादृच्छ प्रयोग, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी ऐसे परिभाषित कर देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट को। तो कह सकते हैं कि ऐसे प्रयोग या ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा, ऐसे कर देते हैं, कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है या नहीं की जा सके, यादृच्छ प्रयोग कहलाता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले से कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका यादृच्छ प्रयोग कहलाएगा। समझ गए? जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं कि एक सिक्के को उछालते, तो सिक्के उछालने पे हेड या टेल आएगा। अभी आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, पहले से आप कोई घोषणा ही नहीं कर सकते, बस अनुमान लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हेड हो सकता है, हेड आ जाए, या हो सकता है टेल आ जाए, है ना, फिक्स नहीं है। या एक पासे को ही फेंकेंगे तो ये नहीं फिक्स है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसमें से कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह का जो प्रयोग होता है उसको यादृच्छ प्रयोग कहते हैं, समझे ना, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जैसे एक थैला में ले लिए, लाल और काले रंग की इसमें बॉल है कुछ, तो आप इसमें से बॉल निकालोगे तो ये नहीं है कि आपका लाल ही निकलेगा या काला निकलेगा, आप कुछ दोनों में से कोई भी निकल सकता है। अगर आप देख के निकालोगे तो अलग बात है, अगर ऐसे निकालेंगे रैंडमली, इसमें से आप निकाल रहे हैं बिना देखे कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह के यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आप कुछ भी हो सकता है, रेड या काला बॉल में से कोई भी निकल सकता है। तो इस तरह के प्रयोग को क्या कहेंगे, यादृच्छ प्रयोग कहेंगे, समझे ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक घटना क्या कहलाती है। प्राथमिक घटना जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या होता है, तो जब हम लोग कोई यादृच्छ प्रयोग करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके प्रत्येक परिणाम को प्राथमिक घटना के रूप से जाना जाता है। ठीक है, जब कोई आप रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, जैसे सिक्के को उछाले तो हेड आया या टेल आया, जो परिणाम आ रहे हैं ये परिणामों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक घटना कहते हैं। ठीक है, हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, है ना। जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, हेड आ रहा है, तो उस तरह की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, हेड आना, तो वो एक प्राथमिक घटना हुई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक यादृच्छ भी लिख सकते हैं, या आप यादृच्छ प्रयोग भी लिख सकते हैं, यादृच्छ या यादृच्छ भी लिख सकते हैं। यादृच्छ प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रत्येक परिणाम
को प्राथमिक घटना के रूप से या रूप में जाना जाता है, ऐसे कर देते हैं, रूप में जाना जाता है। ठीक है, वो आपकी प्राथमिक घटना हो जाएगी। समझ गए? चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। प्रतिदर्श समष्टि, इन सब का यूज हम लोग करने, ऐसे तो हम लोग 9th में 10th में 11th में सभी क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन इन सबको फिर से जानना जरूरी है। प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है। तो हम लोग इसे यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि या प्रायिकता समष्टि भी कहते हैं, प्रायिकता समष्टि कहते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस कहते हैं या फिर प्रायिकता समष्टि यानी कि प्रोबेबिलिटी स्पेस कहिए या सैंपल स्पेस कहिए। समझ गए? चलिए, तो जो आपका सैंपल स्पेस होता है उसे हम लोग जनरली एस करते हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं एक उछाला हूं, तो सिक्के को उछालूंगा तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो ये दो इसमें सभी ये परिणाम यही ना होंगे, टोटल परिणाम यही होगा। एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड या टेल आएगा, यही आपके पास दो परिणाम है। तो टोटल संभावित जितने भी परिणाम होंगे उसका समुच्चय आपका क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे मैं एक पासे को फेंकता हूं, तो पासे को फेंकूंगा तो मुझे 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा, क्योंकि हमने इसमें एक पासे को फेंकने में जितने भी संभावित परिणाम होंगे उन सबको एक समुच्चय के रूप में लिख दिया, इसलिए इसको प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं घटना क्या कहलाती है। घटना यानी कि इवेंट क्या होता है। देखिए घटना के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो जैसे प्रतिदर्श समष्टि के जितने भी आप उप समुच्चय कह सकते हैं वो आपकी सभी घटनाएं कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस ले लेता हूँ, एक पासे को फेंकने पे आपको 1 2 3 4 5 6 आएगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ए एक घटना है। कैसी घटना है? तो सभी एक सम संख्या प्राप्त होना या सभी सम संख्या, एक सम संख्या ऐसे लिख देते हैं, एक सम संख्या प्राप्त होना। तो एक पासे को फेंकेंगे तो कौन कौन सी सम संख्याएं प्राप्त हो सकती है? तो इसमें सम संख्या आपका 2 4 और 6 प्राप्त हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं यह इसका उप समुच्चय है, इसका सबसेट है ना जी, ए एस का सबसेट है ना, इसलिए ए को हम लोग यहाँ पर एक घटना कहेंगे, एक इवेंट कहेंगे। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि के जितने भी उप समुच्चय होंगे उन सभी उप समुच्चयों को हम लोग एक घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। आप सिंपली यहाँ पे 1 और 3 लिख दिए, हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि ये आपकी 4 से छोटी विषम संख्या, 4 से छोटी विषम संख्या प्राप्त होना। तो 1 और 3 ही है कि नहीं? तो इस तरह से ये भी आपकी एक घटना है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना कहलाती है, एक घटना कहलाती है। ठीक है, एक इवेंट कहलाता है, घटना कहलाता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे बात करते हैं असंभव घटना क्या कहलाती है।
असंभव घटना। असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट जिसे कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो घटना हो ही नहीं सकती है ना, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर लिख सकते हैं असंभव घटना, शॉर्ट में लिख देते हैं असंभव घटना। असंभव घटना वह घटना है जो कभी नहीं होगी, जो कभी नहीं होगी, जो कभी हो ही नहीं सकती। और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, आप ध्यान रखें। और असंभव घटना जो होती है उसको रिक्त समुच्चय फाई से सूचित करते हैं। इसको हम लोग रिक्त समुच्चय पढ़ते हैं ना जी, रिक्त समुच्चय फाई से सूचित किया जाता है, क्योंकि उसमें असंभव घटना में एक भी परिणाम नहीं होंगे, तो एक भी परिणाम नहीं होंगे, खाली होगा तो रिक्त समुच्चय से ही सूचित किया जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट जिसे कहा जाता है, श्योर इवेंट यानी कि उसका होना ही है, श्योर इवेंट जिसे कहा जाता है, जिसका होना निश्चित होता है, ठीक है। वो घटना एकदम जो सदा होती है तो हम लोग कहते हैं निश्चित घटना। तो लिख सकते हैं कि निश्चित घटना, निश्चित घटना वह है, वह घटना है, निश्चित घटना वह घटना है जो सदा होती है, जो सदा होती है, हमेशा होना ही, एकदम वो फिक्स है कि एकदम होगी ही। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो हेड या टेल आएगा, तो मैं दोनों बातें कह दे रहा हूँ कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, यानी कि दोनों में से कोई तो आएगा ही, यानी कि ये निश्चित घटना हो जाएगा। और इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपकी निश्चित घटना होती है उसमें आपके सैंपल स्पेस के सभी परिणाम आ जाते हैं, ठीक है। निश्चित घटना अगर मान लो कोई एक निश्चित घटना है तो ये हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होगा, ध्यान रखना, और इसकी प्रायिकता हमेशा, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग मिश्र घटना क्या कहलाती है। मिश्र या मिश्रित घटना, मिश्र घटना, मिश्र घटना कहिए तो इसको मिक्स्ड इवेंट कह सकते हैं या कंपाउंड इवेंट भी कह सकते हैं, कंपाउंड और मिक्स्ड भी कह सकते हैं। मिक्स्ड इवेंट क्या होता है, चलिए। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्रतिदेश जो समिष्ट होता है, को प्रतिदेश समिष्ट के एक ऐसा उपसमुच्चय जिसमें एक से अधिक घटनाएं शामिल हो, एक से अधिक उसमें अवयव हो, एक से अधिक उसमें अवयव हो तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि एक सैंपल स्पेस ले रखिए, एक पासों को फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 आएगा इसमें। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ई एक घटना है, ई एक घटना है, 3 से छोटी संख्या प्राप्त होना, 3 से छोटी संख्या इसमें 1 और 2 है, तो ये इसमें देख रहे हैं कि एक से अधिक अवयव आ गए, एक से अधिक अवयव आ गए इस घटना में, तो इस घटना को हम लोग मिश्र घटना कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि वह घटना, ये इसका उपसमुच्चय है ना जी, और इसमें एक से अधिक अवयव है ना जी, इसलिए यह आपकी मिश्र घटना हो गई। तो लिख सकते हैं कि वह घटना, वह घटना जिसको सूचित करने वाला, सूचित करने वाले, सूचित करने वाले उपसमुच्चय, उपसमुच्चय में, उपसमुच्चय में प्रतिदर्श समिष्ट, सॉरी प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट का एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव हो मिश्र घटना, मिश्र घटना कहलाती है, मिश्र घटना कहलाती है, ठीक है, समझ गए। और एक अवयव होता है तो जैसे मैं यहाँ पर एक इवेंट एक घटना लिख रहा हूँ कि संख्या 3 प्राप्त होना, तो संख्या 3 इसमें एक ही बार है, मैं यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट ए लिख देता हूँ, इवेंट ए लिख देता हूँ जिसमें संख्या 3 प्राप्त होना कह रहा है, जिसमें एक ही अवयव शामिल है, इसलिए इसको सरल घटना कहिए,
ये समान घटना कहिए, जिसे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कह रहे थे ना जी, प्राथमिक घटना, प्राथमिक घटना कह सकते हैं इसको। प्राथमिक घटना कहिए, समान घटना कहिए, सरल घटना कहिए, ये आपका वो हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब देखते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं या परस्पर अपवर्जी घटना यानी कि म्यूचुअली घटनाएं कर देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी दो या दो से अधिक घटनाओं, दो या दो से अधिक घटनाओं को परस्पर अपवर्जी कहा जाता है। उनमें से किसी एक की घटना अन्य सभी की घटना को रोकती है। बात को समझे? यानी कि जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसमें अगर मान लो कोई कुछ घटनाएं घटी, उनसे एक के घटने से वो बाकी पे भी असर पड़ता है, ठीक है, बाकी भी डिस्टर्ब होती है, उस तरह की घटना को उस प्रकार की घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक कह रहा हूँ, अपनी बात को समझो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं ताश की 52 पत्तियों में इसको फेंट कर अच्छी तरह से मैं एक घटना लिखता हूँ, इक्का प्राप्त होना। ठीक है, अच्छा, जब इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो 4 इक्का होता है और टोटल 52, 4/52। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब इक्का मैं निकाल दिया तो उसके बाद इक्का एक निकाल कर अलग कर दिए, तो अब कितने बच गए? 53 कार्ड बच गए, सॉरी 51 कार्ड बच गए, 51 कार्ड बच गए। और फिर से अगर इक्का प्राप्त होने की बात करेंगे, इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया निकालेंगे या फिर किसी अन्य कार्ड को निकालने की प्रक्रिया बात करेंगे तो उस पर असर पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक से अधिक कुछ घटनाएं दी हुई हैं और एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़ रहा है, तो उस तरह की घटनाओं को हम लोग परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इक्का प्राप्त होना, इक्का प्राप्त हो गया, इक्का प्राप्त इसमें करके हम लोग अलग कर दिए इक्का को, है ना, एक इक्का अब अलग हो गया तो इक्का एक अलग होगा तो उसमें 3 इक्का बच जाएंगे और 51 कार्ड बच जाएगा टोटल। तो अगर हम लोग अब कहें कि मुझे यहाँ पे अगर मैं कहूं, यहाँ पर एक बी घटना लेता हूं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक बेगम प्राप्त होना, तो एक बेगम प्राप्त होने की बात करेंगे तो बेगम आपकी 4 होती है, लेकिन अब कार्ड कितने बच गए? 51। ठीक है, तो इसके कारण इस पे असर पड़ रहा है ना जी, तो इस तरह की ये जो घटनाएं हैं इनको हम लोग परस्पर अपवर्जी घटना कहलाते हैं। एक स्वतंत्र घटना भी होती है जिसके कारण किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। अब एक लूडो के पासे को लिए हम फेंके तो फेंकेंगे तो उसमें हम मान कर रहे हैं कि 6 प्राप्त हो रहा है, 1/6 उसकी प्रायिकता है, फिर दोबारा फेंके हम कह रहे हैं 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसके प्राप्त होने से दूसरे वाली जो अभी घटना की हम लोग प्रायिकता निकाले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका भी 1/6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस तरह की हमारी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। और परस्पर अपवर्जी क्या होती है? जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, यानी एक के घटित होने पर दूसरे पे असर पड़ेगा, दूसरे को रोकेगा, वो दूसरी घटना रुकती है ना, उस पर असर पड़ जाता है, तो इसलिए इस तरह की घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं संपूर्ण घटनाएं क्या होती है। संपूर्ण घटनाएं यानी कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं एक
यादृच्छ एक यादृच्छ या यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी दो या दो से अधिक घटनाएं क्या कहलाती हैं? संपूर्ण कहलाती हैं यदि उनका सम्मिलन क्या हो? प्रतिदर्श समिष्ट। ठीक है, सैंपल स्पेस। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सैंपल स्पेस ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पर एक घटना लिख रहा हूँ विषम संख्या प्राप्त होना, और B एक लिख रहा हूँ सम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या प्राप्त होने की घटना यहाँ पे हो जाएगी 1 3 और 5, और सम संख्या प्राप्त होने की घटना 2 4 और 6। इन दोनों का यूनियन अगर आप यहाँ निकालोगे तो हमें यूनियन 1 2 3 4 5 6 यही मिलेगा। फिर से हमारा सैंपल स्पेस ही प्राप्त होगा। तो इस तरह की ये दोनों घटनाएं क्या कहलाएंगी? संपूर्ण घटनाएं कहलाएंगी। समझ गए? संपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं? जरूरी है कि दो से अधिक भी घटनाएं हो सकती हैं, जिनका मतलब जितनी भी घटनाएं हो उससे मतलब नहीं है, 2 या 2 से अधिक कितनी भी घटनाएं हो, बस उनका यूनियन हमें यहाँ ये मिलना चाहिए, आपका समिष्ट समुच्चय मिलना चाहिए। तो प्रतिदर्श समिष्ट मिलना चाहिए। तो प्रतिदर्श समिष्ट अगर मिल रहा होगा दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वो घटनाएं क्या है? संपूर्ण घटनाएं। चलिए अब हम लोग एक प्रायिकता से एक इसका कह सकते हैं सैद्धांतिक परिभाषा कह सकते हैं, अवधारणा कह सकते हैं, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई घटना ई है, उसके घटित होने की क्या प्रायिकता होगी, इसके बारे में इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको पी ई से सूचित करेंगे। ठीक है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी से सूचित करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में जितने भी संभावित परिणाम होंगे उसे भाग तो प्रायिकता। ये तो हम लोग 9th 10th में ही इसका यूज कर रहे थे, इस फॉर्मूले का। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भी बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रमेयों को भी देखने वाले। तो आगे की एक्सरसाइज में आगे हमें क्या क्या टॉपिक मिलने वाले हैं? तो पहला तो मिलेगा सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे हम लोग इसमें बेज प्रमेय भी पढ़ेंगे, बेज प्रमेय है ना। और फिर आगे चल के हम लोग माध्य प्रसरण के बारे में भी देखेंगे, माध्य एवं प्रसरण भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अच्छा, और फिर आगे इसमें हम लोग बर्नौली का भी परीक्षण देखेंगे, बर्नौली का भी परीक्षण इसमें देखने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बहुत सारे टॉपिक मिलने वाले हैं, नए टॉपिक मिलने हैं जो अभी तक आप पढ़े नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर।
को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।